So today we are going to start क्या रिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और उसके अंदर भी सबसे पहले हमने कल देख लिए थे कि कॉन्वेक्स से 4 केसेस करने हैं, कॉन्वेक्स सरफेस से और कॉन्केव सरफेस से 2 केसेस करने हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट केस 1 रिफ्रैक्शन। किसकी बात चल रही है? फॉर सिंगल कर्ड बोल दो, कौन सी वाली? कॉन्वेक्स सिंगल कर्ड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो मेन हेडिंग ये रहेगा हमारा, और इसके अंदर डिफरेंट केसेस वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड इमेज फॉर्म इज रियल, यानी कि जब इमेज जो फॉर्म हो वो रियल हो और रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा हो? रेयर टू डेंसर हो रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे प्लेस करने वाले हैं? रेयर मीडियम के अंदर। आपको बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट जब हम इधर के लिए स्टडी करें तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखना है और कौन से मीडियम में रखना है? रेयर के अंदर। तो सरफेस मैंने ऐसे बना दी, ये हो गई हमारी क्या? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसके अंदर एक सिंगल सरफेस हमने चूज कर रखी। अब इसके अंदर करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट से जल्दी से बताइए, हाउ मेनी पोजीशंस वुड बी अवेलेबल टू कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस? तो ये इसका इधर है, ये इसका इधर बन रहा होगा, इसका F यहां पे ले लें, 2F यहां पे ले लें कॉन्वेक्स से, और इसका F डैश इधर हो जाएगा और 2F डैश इधर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रख लिया हमने? जहां से रियल इमेज बन सकती है। जल्दी बताइए। हमने देख लिया था कि कॉन्वेक्स लेंस से, जो लेंस पहले ही मैंने इसीलिए समझाया कि इमेज कहाँ कैसे रखनी होती है, ऑब्जेक्ट को कैसे रखना होता है। तो कॉन्वेक्स पहले तो ये बताइए सब लोग कि जल्दी से कि क्या कॉन्वेक्स रियल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल करेगा, या दोनों? अगर लेंस होता तो दोनों। तो क्या कर्व सरफेस भी दो, तो कर्व सरफेस भी दोनों तरह की इमेज फॉर्म कर सकती है? यस और नो? यस। समझ में आ गया? ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हम बात कर रहे हैं, ये अभी आप इसको ऐसे मत मानना कि यहाँ 2 होती, तो ये मैंने सिर्फ बनाने के हिसाब से बनाया कि 2 होती तो इसका ये वाला जो पोर्शन होता, तो इसका ये C इधर होता, C डैश F डैश इधर लेता, और इसका मेन इधर रहता F, और सॉरी एक F हो जाता और एक 2F या C के आसपास लेता। तो इधर इन जनरल मेन प्रिंसिपल फोकस तो इधर ही है। उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो हमारे पास सिचुएशंस अलग अलग रहेंगे। आपको ये मानना है कि अगर ये ऐसा होती तो यहाँ पे एक F डैश हो रहा होता, एक 2F डैश हो रहा होता, है नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि कहाँ रखें। तो पहले बताइए कि रियल इमेज कहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन जाए। तो देयर आर 5 प्लेसेस। अगर 5 प्लेसेस है हमारे पास जहाँ पर इमेज रियल बन सकती है, या तो आप इनफाइनाइट पे रख दो, या बियॉन्ड 2F डैश रख दो, या एट 2F डैश रख दो, या बिटवीन 2F डैश एंड F डैश रख दीजिए। यहां तक हमारी क्या बन जाएंगी सारी की सारी, या फिर F डैश। लेकिन F डैश पे पता है इनफाइनाइट बनेगी, और इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एट F बनेगी। उसकी जगह हम समझने के लिए क्या बोलते हैं, या तो बियॉन्ड 2F डैश ले लो, या एट 2F डैश ले लो, या F डैश ले लो। तो मैंने सिंपली ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर ले लिया। अच्छा, इसके अंदर जो भी अब केसेस कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ अजम्पशंस पहले ही हम लेकर के चल रहे हैं। अजम्पशंस क्या क्या है कि फर्स्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे तो उसकी इमेज भी क्या बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आकर के बनेगी। सेकेंड, हम ये ले रहे हैं कि जो साइज है या अपर्चर है, अपर्चर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। Aperture of refracting surface
इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत स्मॉल होगी तो जो लाइंस आएंगी, यहाँ देखने के लिए मैं इतना बना रखा है, आप देखिए अगर ये इतना सा बोल दूं समझाने के लिए, तो कहीं पे भी रखूंगा तो ये जो एंगल ये बनता, तो देखिए कितना छोटा एंगल है ये, यहाँ से यहाँ का ये वाला जो ये एंगल नजर आ रहा है, इट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो दिखाया उससे भी छोटा है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है। तो इसका मतलब द formed angles will be so small that कि जो भी एंगल बन रहा हो तो उनके साइन थीटा को ऑलमोस्ट वी कैन टेक थीटा, और जो भी उनका अगर टेंजेंट एंगल ले टेन थीटा तो उसको भी क्या लिया जा सकता है, टेन थीटा, ये हम ले सकते हैं। जो भी एंगल बन रहे होंगे, आई हो आर हो कुछ भी हो, उन सबको हमने क्या एज्यूम कर लिया है, अगर साइन थीटा होगा तो भी थीटा उसको ले सकते हैं, और टेन थीटा होगा तो भी थीटा लिया जा सकता है। यानी कि थीटा को टेन थीटा लिख सकते हो या थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, जहां आपको जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक, तो अब यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट्स सपोज इस जगह पर, या यहां रख देता हूं ताकि आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट है O, ये इसका सिंगल है तो इसका पोल हो गया P। जैसे ही रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं इसका सेंटर देख लूं और ये सारी चीजें हटा दूं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या चाहिए समझ जाने के लिए बता ही दिया था कि कहाँ, इसका सेंटर देख लूं तो ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सेंटर इसको मान लेता हूँ जहां से अब ये लाइन आई है, तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये क्या हो जाएगी जल्दी बताइए, ये कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है एवरीवन? Rarer to denser. Now the light ray will bend away from the normal or towards from the normal? Towards normal. यानी कि अगर मीडियम नहीं होता तो ये डॉटेड लाइन की फॉर्म में सीधी जाती, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये मैंने बेंडिंग करवा दी, और लेट्स सपोज ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ आके बीट हुई है। तो इस चीज को अब ढंग से आप समझिएगा, ये रे है इंसिडेंट रे 1, और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे 1। हमने बोला कि इमेज पॉइंट तब मिलेगा जब दो एटलीस्ट टू रिफ्रैक्टेड रे शुड इंटरसेक्ट। तो मैंने अगर मैं इस ओपी को एक यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइन है उसी के अलोंग ओपी को ही इंसिडेंट रे 2 मान लूं, तो बताओ आफ्टर पासिंग थ्रू द पोल इट शुड गो विदाउट एनी डेविएशन, यस और नो? क्योंकि इस टाइम पर नॉर्मल भी यही होगा, सी से ज्वाइन कर दूं तो दोनों ओवरलैप हो गई, तो विदाउट एनी डेविएशन ये सीधी चली जाएगी। इसका मतलब ओपी को अगर मैं इंसिडेंट रे 2 बोल रहा हूं तो जो पीसी वाली लाइन है वो रिफ्रैक्टेड रे 2 हो जाएगी। तो ये पीसी वाली लाइन जो RR2 बोल रहा हूं और RR1 से कहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस जगह पे, ये कहलाया इसका इमेज पॉइंट। ये डायग्राम सबको इजीली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? किसी को डाउट है क्या इसमें अभी तक? नो सर। ठीक, देखते हैं अब इसके अंदर हम कुछ एंगल मेंशन करेंगे, उन एंगल को आप अच्छे से समझिएगा। सभी केसेस में मैं वो सेम एंगल्स को प्रेफर करने वाला हूं, सेम एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन लूंगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर पहले रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। लेट्स सपोज अल्फा एक मैं एंगल बनाने वाला हूं, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट between incident ray and principal axis। फिर उसके बाद मैं लिखने वाला हूं बीटा इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या, अल्फा बीटा, रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस।
अच्छा, क्योंकि ये वाली लाइन तो सीधी जानी है इसलिए जनरली इसको प्रेफर नहीं कर रहे। इंसिडेंट रे जब भी मैं बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे जब भी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। सर आपका माइक ऑफ है। So now beta is the angle between object and object, angle of object नहीं, angle of image between refracted ray and principal axis. Gamma angle डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, between normal with principal axis, normal line है ना, with principal axis. मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको देख करके समझ में आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्ट है O, इसकी इंसिडेंट रे ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है इसको मैंने बोला हुआ है अल्फा। फिर ठीक इसी तरह से ये है रिफ्रैक्टेड रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये वाला जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं बीटा। और ये वाली लाइन क्या है, नॉर्मल। तो ये वाली जो लाइन है नॉर्मल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है गामा। हर एक केसेस के अंदर हम इसी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद एंगल आई आपको पता होता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। तो ये एंगल हो गया आई, और ध्यान से देखिएगा इसको, ये तो विदाउट डेविएटेड वाली लाइन है, अगर नहीं रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ऐसे जाती। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किस किस के बीच का होगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे। ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल ये है एंगल आर। ये सभी को क्लियर हो जानी चाहिए इतनी बातें, ठीक। इसके बाद जैसे ही हमने लिखा, ये तो हो गई, हमने क्या कर दिया, डेरिवेशन अगर कभी पूछ भी लिया जाए इसके थ्रू तो आप बिल्कुल ऐसे करिएगा, थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे बस एक लाइन लिख दीजिएगा कि लेट, तो ये टर्मिनोलॉजी को आपने क्या कर चुके हो, आप डिफाइन कर चुके हो। टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने के बाद अजम्पशंस आप स्टार्टिंग के अंदर ये लिखेंगे, जिसको मैं यहाँ पे अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास स्पेस अच्छी खासी रहे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, जिसके अंदर हमने, या फर्स्ट स्टेप आप ये मान लीजिए कि अजम्पशंस थे। सेकंड स्टेप हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना। नेक्स्ट इसके अंदर ही नेक्स्ट स्टेप 3, इसके अंदर अब हम लगाएंगे क्या, लगाने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं और एक दो तीन डिफाइन कर देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एजम्पशन हमने ले रखा है कि अल्फा बीटा गामा बहुत बहुत स्मॉल है ड्यू टू स्मॉल अपर्चर, देन अल्फा कैन बी रिटन एज 10 अल्फा। और 10 अल्फा अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल नजर आना चाहिए, जो अभी आ नहीं रहा है। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दूं, ये P है, इसी को N बोल देते हैं, या N नहीं बोले, क्या बोले, कुछ भी बोल देता हूं, K। और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, या इस नॉर्मल वाला ही नाम दे देता हूं मैं N, तो आपको ध्यान रहेगा नॉर्मल वाली लाइन पे ही आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। लेट सपोज ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ये है M। अब अगर ध्यान से देखिए कि ये तो यहां पर इतना दूर नजर आ रहा है, ये P यहां नजर आ रहा है, M यहां नजर आ रहा है। इसकी जगह अगर ये स्मॉल साइज होती तो ये देखिए यहां पर P और M ऑलमोस्ट एक बिल्कुल पास पास नजर आते हैं। यानी कि हम ये बोल देंगे एजम्पशन के अंदर कि अगर हमने ड्रॉ किया है NM तो वो P पॉइंट के बहुत इतना पास है कि आप चाहे OP लिखो या OM लिखो, दोनों बात इक्वल है। यानी कि डिस्टेंस से जो भी OP यानी पॉइंट से जो भी मेजर कर रहे होंगे, यानी कि PO बोल दो, PC बोल दो,
उन सबको आप क्या लिख सकते हो, MC और PO, MO, ये सब कुछ आप डिस्टेंस, यानी कि P पॉइंट और M पॉइंट को मैंने क्या मान लिया है, कोइंसाइड पॉइंट मान लिया है। इतना समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब ध्यान से देखें, अगर ये ड्रॉ किया है हमने, क्या एक ट्राइंगल, ये दोनों तरफ राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, तो क्या इसके अंदर tan अल्फा वाला राइट ट्राइंगल आप बता सकते हो कि मुझे क्या होना चाहिए tan अल्फा, क्विकली एवरीवन? NM upon OP. NM अपॉन OP, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से बीटा का बता सकते हो क्या? बीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan बीटा, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं। tan बीटा क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए। NM upon M. NM अपॉन AI. MI. अगर आप P की फॉर्म में बोल रहे हैं तो पहले P की फॉर्म में ही बता दीजिए, या PI. चलो इसमें, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, MI लिख देता हूँ, बाद में मैं वहां पे चेंजेस करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसको भी आप फिर NM की फॉर्म में क्या आएगा, ये NM अपॉन OM, ठीक है। आगे बोलिए, गामा, गामा कैन बी रिटन एज tan गामा, जल्दी बोलिए सब लोग, tan गामा। NM upon MC. NM अपॉन MC। मेरे हिसाब से सबको नजर आ गया होगा, जिसको नजर नहीं आया एक बार ये जो रेशियो लिखे हैं वो रेशियो के अंदर ट्राइंगल देखिए। ऑब्जेक्ट के लिए ट्राइंगल आएगा NOC, इमेज वाले के लिए ट्राइंगल आएगा NIC, और नॉर्मल वाले के लिए आएगा क्या आएगा, एक के लिए हो गया, सॉरी एक के लिए हो गया NMO, एक के लिए हो गया NMC, और एक के लिए हो गया NMI। ये हमारे राइट ट्राइंगल्स हो चुके, ठीक है। अच्छा, स्टेप वन के अंदर आपको जो दूसरा ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करेंगे। ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से आपका डेरिवेशन थोड़ा सा, जिसको बोल दूं कि आपको रटना है तो ये वाली लाइन आप रटेंगे, बाकी सब कुछ अपने आप चलता जाएगा। आपको एक ट्राइंगल ऐसा चूज करना है जो ऑब्जेक्ट के लिए हो और जिसके अंदर गामा कॉमन रहे, यानी कि आपको एक बार ऑब्जेक्ट का ट्राइंगल चूज करना है जिसके अंदर गामा कॉमन रहना चाहिए, एक बार आपको इमेज का ट्राइंगल चूज करना है जिसके अंदर गामा कॉमन रहना चाहिए। तो दो ट्राइंगल ऐसे चूज करने, एक ऑब्जेक्ट का और एक इमेज का। राइट ट्राइंगल हो जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट वाला जो ट्राइंगल होगा उसमें, यानी कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो एंगल बोला जा रहा है वो है अल्फा, इमेज के लिए जो एंगल बोला जा रहा है वो है बीटा। यानी कि आपको दो पेयर ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे चूज करने हैं जिसके अंदर एक में अल्फा गामा कॉमन हो और एक में बीटा गामा कॉमन हो। तो जल्दी से बताइए कि कौन कौन से पेयर ऑफ ट्राइंगल्स चूज करेंगे हम, पेयर ऑफ ट्राइंगल्स बोलिए जल्दी से। फॉर ऑब्जेक्ट कौन सा? ट्राइंगल NOC। वेरी गुड, ट्राइंगल NOC। सभी को दिख गया क्या ट्राइंगल NOC बोर्ड पर? जल्दी से बताइए क्विकली। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से बताइए फॉर इमेज। ट्राइंगल NOI। NMI. NCI. जिसने बोला है NMI, क्या उसके अंदर बीटा आ रहा है और गामा आ रहा है क्या? नो सर। मैंने क्या कहा, एक ट्राइंगल ऐसा चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें अल्फा और गामा आ जाए। एक ट्राइंगल चाहिए इमेज के लिए, इमेज है बीटा का और उसके साथ कॉमन चाहिए गामा मुझे। बोलिए कौन सा? बीटा गामा कौन से ट्राइंगल में? NOI। 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 NCI, sir. NOI बेटा उसमें तो अल्फा और बीटा है, NOI में तो अल्फा और बीटा है। NIC, देखो देखो मैंने लिख दिया, आपको दिक्कत हो रही है? सिंपल बात है ना यार, NOC NIC, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, गामा C के साथ बन रहा है तो ये C कॉमन रहना चाहिए दोनों में, यानी कि OC होगा IC होगा और किसके साथ चला जाएगा? N के साथ। तो एक हो गया NOC, एक हो गया NIC। अब ध्यान रखना, अगर जिसको समझ में नहीं आया तो अब आपको दो ट्राइंगल कौन कौन से चूज करने हैं
सभी 6 केसेस के अंदर NOC NiC। सिंपल, डन। चलिए हाँ जल्दी पूछिए, अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, या फिर अभी जो भी पूछना। ओके जल्दी से अब इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो चुका है। जैसे ही इतना पार्ट आप सीख चुके हो, डेरिवेशन खत्म है। खत्म कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप 3 के अंदर, फर्स्ट फॉर ट्राइंगल NOC, ट्राइंगल NOC के अंदर क्या एंगल आई, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ट्राइंगल अगर NOC है तो उसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के एंगल कवर हो गए, आई और अल्फा। ध्यान से देखो, हियर आई इज द एक्सटीरियर एंगल, हियर आई इज द एक्सटीरियर एंगल, ये है एंगल आई, ये एंगल अल्फा और ये एंगल गामा। आई इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है इंटीरियर एंगल से? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सेकेंड, फॉर ट्राइंगल NIC, इमेज वाले के लिए बात कर रहे हैं, इमेज वाले के लिए बात करूं तो ट्राइंगल कुछ इस तरह का बन रहा है, देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ये गामा, ये R, ये बीटा। तो R और बीटा दोनों किसके रेस्पेक्ट में चूज किए थे मैंने? इमेज के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन बनाएगा? इमेज वाली लाइन, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। तो R भी आ गया, बीटा भी आ गया, और कॉमन क्या रखना था मुझे? गामा, तो गामा भी आ गया। तो क्या यहां से मेरा एम क्या है? जैसे मैंने यहाँ आई निकाला, यहाँ R निकालना है, लेकिन ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। ये गामा एक्सटीरियर एंगल है। किसके लिए एंगल एक्सटीरियर? R और बीटा वाले पूरे ट्राइंगल NIC में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स R प्लस बीटा, लेकिन हमारा एम क्या है? जैसे आई निकाला था वैसे R निकाला, तो R क्या हो जाएगा? गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई। जल्दी बताइए आई कि नहीं आई? हाँ या ना, जल्दी से बोल दीजिए। नाउ नेक्स्ट, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप, जो भी थर्ड फोर्थ जो भी आप लोग लेने वाले हो, अब हम लगाएंगे बाय स्नेल्स लॉ। क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है तो रिफ्रैक्शन जब भी होगा स्नेल्स लॉ हमेशा लगेगा। स्नेल्स लॉ कहां पे लगा? एट पॉइंट N पर। N पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैंने मान दिया, मान लीजिए इधर का म्यू R और इधर का म्यू D, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू R, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू D। जल्दी से बताइए क्या रिलेशन होना चाहिए? मैंने आपको बता रखा है म्यू साइन थीटा कांस्टेंट, यानी कि जिस मीडियम के अंदर M हो उधर का ही साइन थीटा लेना है। जल्दी से बताइए क्या लिखूं? म्यू R साइन I शुड बी इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या लिखूं? एवरीवन जोर से। Sin R into mu D. तो म्यू D इंटू साइन R। Sin R. इक्वेशन नंबर 3, ठीक। सिंस I and R are very 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 small, therefore sin I should be is equals to almost I, and similarly sin R should be almost equals to R. So therefore by equation 3 we get mu R into sin I, mu R into I is equals to mu D into R. इक्वेशन नंबर 4, I की वैल्यू और R की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अच्छा, किसी को दिक्कत हो तो आप स्टार्टिंग यहां से भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको फिर से समझेंगे। इसके अंदर मैं पहले ये लगा दूंगा, फिर वो लगा दूंगा, जिससे आपको समझ में वापस आ जाएगा। तो म्यू आर इंटू आई, म्यू डी इंटू आर। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस गामा। तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू डी। आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा। ठीक है, जल्दी से यहां पर म्यू आर अल्फा, ये देखो मैं यहां ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 अल्फा, एंड अल्फा को इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? NM अपॉन OM। तो अब मैं बार बार यहाँ पे डिफाइन ना करके, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं, तो अल्फा की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं? NM अपॉन OM, NM अपॉन OM। ठीक, प्लस गामा, जल्दी बोलिए गामा क्या है हमारा? NM अपॉन MC।
अब मैं जहां जहां m दिख रहे हैं वहां पे नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, m की जगह पॉइंट p, क्योंकि अभी वो हमने क्या बोल रखे हैं, p एंड m आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो म्यू डी गामा की जगह nm अपॉन mc माइनस nm अपॉन mi, ये हमारा हो गया यहां तक। हाँ भाई, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। लास्ट चल रहा है अब हमारा, सिंस पॉइंट P एंड M आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर जहां भी M है उसको रिप्लेस किससे कर दो, P से, और उनकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हुए चले जाओ। NM इज इक्वल टू NP, बोले तो इसको थोड़ा सा NM को लिखेंगे तो हम क्या, NP, और डिस्टेंस जब मेजर कर रहे होंगे तो PN वैल्यू, P पोल से मेजर करनी है सभी की सभी डिस्टेंसेस, तो PN, ये PN हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट ये हो गया, सेकंड क्या है हमारा, OM। एक काम करूं क्या, देखो सब में NM कॉमन आ रहा है, इधर भी NM कॉमन आ रहा है, इधर भी NM कॉमन आ रहा है, इन दोनों से ये मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि उसको मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन MC इज इक्वल्स टू म्यू डी इंटू NM कॉमन 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI, NM से NM कैंसिल, NM को डिफाइन ही नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट दूसरे को ही डिफाइन कर देते हैं और यहीं पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू बताइए OM, OM इज इक्वल्स टू, OM को हम MO लिख देते हैं, MO का मतलब PO डिस्टेंस, जल्दी से बताइए क्या है होगी PO की डिस्टेंस, PO डिस्टेंस क्या बोली जाती है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, V, और P से C की डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, R। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का U, क्योंकि लाइट आ रही है इधर, आप मेजर कर रहे हो उधर। ठीक इसी तरह से सेकेंड हमारा MI हो जाएगा PI, ये हो जाएगा प्लस का V, क्योंकि लाइट इधर ही आ रही है और आप इधर ही मेजर कर रहे हो। बस यही दो वैल्यूज हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करो, म्यू R इंटू 1 अपॉन MO बोले तो माइनस 1 अपॉन U प्लस P, MC की जगह हमारा हो जाएगा MC बोले तो PC बोले तो प्लस का R, क्योंकि R इधर की तरफ है, तो MC हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू डी इंटू 1 अपॉन MC बोले तो प्लस का R माइनस 1 अपॉन V। बस अब इनको इधर उधर करके हमें कर लेना है।